जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग जैव विविधता एवं संरक्षण के एनसीईआरटी बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? इसका पहला घटक है आनुवांशिक विविधता, सेकेंड है जातीय विविधता और थर्ड है पारिस्थितिक विविधता। तो ये 3 जो हैं जैव विविधता के घटक हैं। ओके। हमारा दूसरा प्रश्न है, पारिस्थितिकी विद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं? तो देखते हैं। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। पारिस्थितिकी विद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। सबसे पहली बात इसमें क्या आई कि पारिस्थितिक विद जो विश्व की जातियों का जो आकलन करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? तो वह अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। ओके। इसके बाद जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर सबसे अधिक तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है। याद रखेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी 3 परिकल्पना दीजिए। तो देखते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय में ऐसा क्या पाया जाता है जो कि सबसे अधिक स्तर की जातीय समृद्धि मिलती है? इसके 3 उदाहरण देने हैं हम लोग के। पहला उदाहरण क्या है इसका? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है जिससे उत्पादन अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहाँ पर सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वह अधिक मिलती है, क्योंकि अधिक देर तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य चमकता रहता है, अधिक देर तक उपलब्ध होता है और ये सीधे रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा भी अधिक मिलती है और सौर ऊर्जा अधिक मिलेगी तो उस क्षेत्र में अन्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन भी अधिक होगा, तो इससे वहाँ पर जातीय समृद्धि भी अधिक पाई जाएगी। इसका दूसरा उदाहरण है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जातियों में जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जातियाँ पाई जाती है, जो जनसंख्या पाई जाती है, वह ध्रुवों पर रहने वाले या फिर शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियों में जीवित रहने की संभावना जो होती है उससे यह अधिक जीवित रहने की संभावना होती है। किसमें? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जातियों में। तीसरा कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से अलग तथा कम मौसमीय परिवर्तन दिखाता है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण का जो है यह कम मौसमीय परिवर्तन दिखाता है शीतोष्ण पर्यावरण की तुलना में। तो ये 3 ऐसे रीजन हैं जिस कारण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक स्तर की जाति समृद्धि पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? देखते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो पहला है आवासीय क्षति। वनों को काटकर उन्हें खेतों में बदला जा रहा है। इससे जीव जंतुओं के आवास की क्षति हो रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उन्हें आवास भी चाहिए। आवास के लिए क्या चाहिए? तो वनों को काटकर लकड़ी भी चाहिए और इसके अलावा उन्हें आवास बनाने के लिए जगह भी चाहिए। तो इसके लिए किसका दोहन किया जाएगा? इसके लिए किसे काटा जाएगा? तो जंगल को काटकर जगह बनाया जाएगा। तो जंगल को काटने से क्या होता है? जीव जंतुओं का जो आवास होता है उनको नुकसान पहुंचता है। ओके। अब दूसरा देखते हैं, जाति क्षति का दूसरा कारण अतिदोहन। मनुष्य भोजन एवं आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति के अत्यधिक दोहन से समस्याएं आ रही हैं। ओके। मनुष्य जो है अपने भोजन और आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उसका भोजन और आवास की समस्याएं भी आ रही है और प्रकृति का अतिदोहन भी हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जातीय क्षति हो रही है। तीसरा है विदेशी स्पीसीज का आक्रमण। जब कोई बाहरी प्रजाति वातावरण में प्रवेश करती है तो नए वातावरण में भी बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। इससे वहाँ पहले से उपस्थित जीवों पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ओके, देखते हैं इसको। जब कोई एक प्रजाति इस वातावरण में रह रही है
इस पूरे वातावरण में एक प्रजाति रह रही है, जब कोई दूसरी प्रजाति यहाँ आएगी तो वह अपनी संख्या में तेज़ी से वृद्धि करेगी। तेज़ी से वृद्धि करने के बाद जो पहले से यहाँ उपस्थित प्रजाति थी पहले वाली, उसके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ओके, तो देखेंगे अगला है सविलुप्तता। जब पौधे या जीव की एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर आश्रित दूसरी प्रजाति भी विलुप्त हो जाती है। मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में हिरन है और जंगल में शेर है। अगर हम क्या करेंगे, सारे हिरन को हटा देंगे उस जंगल से, तो वहाँ पर शेर और जो कि मांसाहारी जो कि हिरन का सेवन करते हैं उनकी जनसंख्या तेज़ी से घटेगी, उनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। मान लीजिए मेढक की पूरी आबादी हटा दिया जाए तो इस पर जो आश्रित हैं सांपों की भी आबादी धीरे धीरे घटती जाएगी और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह से एक जीव या एक पौधा पर जो दूसरा जीव आश्रित है, अगर उसे हटा दे तो दूसरा खुद ब खुद हट जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सविलुप्तता बोलते हैं। ओके, हमारा अगला है पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। देखते हैं इसका आंसर। भारत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर प्रकृति के संरक्षण का प्रावधान रहा है। कुछ क्षेत्रों में वनों के बड़े क्षेत्रों को पवित्र वन के रूप में संरक्षित किया जाता है। इस प्रकार के पवित्र वन में मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी, राजस्थान का अरावली पर्वत, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र आदि शामिल है। इस प्रकार का पवित्र उपवन वन्य क्षेत्र संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं इसको हम लोग जानते हैं कि भारत में कई तरह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। कई तरह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो कि प्रकृति को ही ध्यान में रखकर मनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने मकर संक्रांति, अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका नाम है, जो कि मनाई जाती है पूरे भारत में। तो ये भी एक तरह की प्रकृति का त्यौहार है। एक बार और भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि प्रकृति की पूजा की जाती है। ऐसे बहुत सारे त्यौहार होंगे, तो वह सब जो हैं भारत में जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, वो कुछ ऐसे मान्यताएं जो कि पूरी तरह से प्रकृति पर ही आधारित है। इसके अलावा पवित्र वन कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, तो मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ी पर, राजस्थान का अरावली पर्वत, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की पवित्र वन देखने को मिल जाते हैं। ऐसे भी हम लोग अपने घर के आसपास भी देखते हैं। कोई सा भी छोटा मंदिर हो तो वहाँ पर देखते हैं कि मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे, कई तरह के फल और फूल के पौधे लगाए जाते हैं और वहाँ पर कई तरह के पशु पक्षियों का आप लोगों ने बहुत सारा बसेरा देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे पवित्र वन के रूप में ही हैं, जो कि बहुत सारे जीव जंतुओं को और पेड़ पौधे को संरक्षण देने का काम करते हैं। ओके, हमारा अगला है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। जब पूरी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे बाघ को बचाने के लिए पूरे वन क्षेत्र को संरक्षित करना। ओके, मान के चलिए एक बाघ इस स्थान पे रह रहा है, यह स्थान पे बाघ रह रहा है और उसके जनसंख्या में कटौती आ रही है। कि कैसे कटौती आती है, तो कोई बाहरी आदमी आएगा, शिकार करेगा, या फिर वन क्षेत्र जो है उसका उपयोग करेगा, उसको कटिंग करेगा, उसको काटेगा वन क्षेत्र को। तो इससे क्या होगा, उसको आवास की कमी होगी, उसके भोजन की कमी होगी और वह समाप्त होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए जिस स्थान पर वह बाघ है, जिस स्थान पर चीता है, उस क्षेत्र को, उस पूरे क्षेत्र को ही संरक्षित किया जाता है। और उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने पर उसे क्या बोलेंगे, स्वस्थानीय संरक्षण। ओके, आया दिमाग में। जिस जगह पर बाघ चीता है उस पूरे स्थान को ही हम लोग क्या करेंगे, संरक्षित कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे उनका जो विलुप्त होने का जो विलुप्त नहीं होंगे और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। हमारा अगला आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक स्थान पर कोई जीव जंतु है, इसको वहाँ से हटाकर, जहाँ वह संकटग्रस्त हो रहे हैं वहाँ से हटाकर क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर पहुँचा देंगे। जब कोई जीव या पौधा संकटग्रस्त हो जाता है तो उसे वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर रखा जाता है। तो इस प्रकार के संरक्षण को क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे यहाँ पर कोई जीव या पौधा है, वह संकटग्रस्त हो गया है तो उसको हटा के दूसरे जगह लेते आएंगे, दूसरे जगह ले आकर उसका संरक्षण करेंगे। तो इस प्रकार के संरक्षण को क्या कहेंगे, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण।
ओके, याद रखिएगा आप लोग, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण दोनों को याद रखेंगे। और देख लीजिएगा आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को, और जो भी समझ में नहीं आए उसे कमेंट कीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित है, अच्छा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।